भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने राज्य में सत्ता परिवर्तन का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें राज्य में डबल इंजन वाली सरकार चाहिए। नड्डा ने राज्य की मौजूदा कांग्रेस सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कहा कि इसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, राज्य की महिलाओं, दलितों और जनजातियों पर अत्याचार की घटनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि राजस्थान संस्कार, संतोष, विकास और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन मौजूदा अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान की आबरू और मान सम्मान को गहरी चोट पहुंचाई है। आज ये डिजिटल वर्ल्ड के कारण हम एक स्थान से 10 कार्यालयों का श्री गणेश कर रहे हैं और साथ ही साथ 4 स्थानों पर भूमि पूजन कर रहे हैं। सच मायने में मानिए तो यह हम सब के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक उत्सव का अवसर है। उत्सव का अवसर है, यह हमारे लिए उत्सव है। आप कल्पना कीजिए कि आज 10 स्थानों पर ऐसे भव्य मंदिर, हमारे कार्यालय खड़े हो रहे हैं। मित्रों, यह कार्यालय की कल्पना हमारे से पूर्व अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने रखी थी और उन्होंने कहा था कि हर जिले में कार्यालय होना चाहिए। उसी कल्पना को लेकर के हम लोग आगे बढ़े और उस कल्पना को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाई और आज मुझे खुशी है कि देश में 512 कार्यालय बनना अभी प्रस्तावित हुआ है, जिसमें 227 कार्यालय बन करके तैयार हो गए हैं, जिसमें आपका भी 10 कार्यालय है और कंस्ट्रक्शन का काम 153 कार्यालय में चल रहा है। ये कल्पना अमित शाह जी ने की थी और इसको हम पूरा करने के लिए हमारे सांसद और महामंत्री अरुण सिंह जी पूरी ताकत से लगे और इस कल्पना को पूरा कर रहे हैं। मित्रों, यह कार्यालय आधुनिक व्यवस्था से सुसज्जित कार्यालय है। यह कार्यालय में जहां कॉन्फ्रेंस हॉल है, जहां मीटिंग के लिए हॉल है, जहां ई लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया सेंटर है, जहां अध्यक्ष के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, जहां पदाधिकारियों के बैठने के लिए अलग व्यवस्था है, जहां आगंतुकों के लिए आने के लिए उनके लिए बैठने की अलग व्यवस्था है, ऐसा एक आधुनिकतम कार्यालय बनाना जो तय किया था उन्होंने, आज उसको हम कार्य रूप दे रहे हैं और उसी कड़ी में 10 कार्यालय आज राजस्थान को समर्पित हो रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही साथ दौसा में, प्रतापगढ़ में, बरान में और चूरू में शिलान्यास हो रहा है और मेरा मानना है कि बहुत जल्द आप लोग वहां भी तीव्र गति से कार्यालय बनाएंगे और राजस्थान को कार्यालय से युक्त रखेंगे, ताकत के साथ खड़े होंगे। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूं। मित्रों, ये मैं बार बार शब्द कार्यालय क्यों कह रहा हूं, मैं ऑफिस क्यों नहीं कहता? ऑफिस इसलिए नहीं कहता क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है और कार्यालय ऐसा होता है जिसका पट कभी भी बंद नहीं होता, 24 घंटा 365 दिन खुला रहता है। उसको हम कार्य करने का स्थान कार्यालय के रूप में जानते हैं और यह कार्यालय ऊर्जा का केंद्र होता है, यह कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है, यह कार्यालय हमारे को एक नई चेतना देने का, एक संस्कार देने का कार्यालय होता है। मैं जब युवा था तो मेरे से लोग पूछा करते थे, ये बीजेपी क्या होती है, ये कैसी पार्टी है? तो मैं उनको कहता था, खाली हो? बोले हाँ खाली है। तो कार्यालय आ जाओ। बोला कार्यालय क्यों? मैंने कहा कार्यालय आओगे
तुमको वहां पर 20 महान लोगों के जिन्होंने पार्टी को समर्पित किया उनके आपको चित्र दिखने को मिलेंगे। आप फिर मेरे से प्रश्न करोगे ये कौन है, ये क्या नाम है इनका, फिर मैं आपको उनका इतिहास बताऊंगा। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से उन लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया जिसके कारण आज तुम और हम यहां पर यशस्वी होकर के बैठे। तो कार्यालय आओगे तो संस्कार पड़ेगा, संस्कार का केंद्र है ये कार्यकर्ताओं को तैयार करने का यंत्र है। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि ये कार्यालय संस्कार का केंद्र होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है, योजनाओं का केंद्र होता है, योजनाओं को क्रियान्वित करने का ये केंद्र होता है। इसको हमको इस तरीके से देखना चाहिए। और पार्टी हमारी मां है, उसके काम करने का जो स्थान है वो कार्यालय है। और मित्रों, हमको बचपन में बताया गया था कि पार्टी को चलने के लिए 5 क चाहिए। कार्यालय चाहिए, कार्यक्रम चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, कार्यकारिणी चाहिए, कोष चाहिए। हमारे पास कार्यालय था, कार्यकर्ता था, हमारे पास कार्यकारिणी थी, हमारे पास कार्यक्रम था, हमारे पास कार्यक्रम को करने के लिए कार्यकर्ता भी था, हमारे पास वातावरण भी था, लेकिन हमारे पास कार्यालय नहीं था। और हम किराए के 2-2 कमरे में रहा करते थे। याद करो वो दिन, इस पार्टी को सींचने में 4-4 पीढ़ियां खप गई, 4-4 पीढ़ियां, जिन्होंने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था कि ऐसे भव्य कार्यालय में हमारे जिला अध्यक्ष को बैठने का मौका मिलेगा और हमारे कार्यकर्ताओं को काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन उनकी तपस्या, उनका मितव्ययता, उनकी साधना, उनकी सोच, उसका प्रमाण है कि आज ये कार्यालय जीते जागते संस्कार केंद्र और ऊर्जा केंद्र के रूप में विराजमान है। और इसलिए मैं इसको एक उत्सव मानता हूं और इस उत्सव में आप सब लोगों ने अपने आप को जोड़ा है। ये सच में आप याद करो ना, मैं उन कार्यकर्ताओं को याद करता हूं जो किसी छोटी सी पतली सी गली में 2 कमरे होते थे, एक में खुद कोई कार्यकर्ता रहता था और एक में कार्यालय चलता था। वहां से बढ़कर के आज हम इस तरीके के कार्यालय के रूप में आए हैं। ये सच में उत्सव का भी अवसर है और समझने का भी अवसर है। मित्रों, अगर हम बात करें, एक समय में हमारे 2 सांसद होते थे और आज हमारे 302 हैं, चुने हुए प्रतिनिधि 302। एक समय में हम संगठन को आगे मजबूत करने के लिए कार्य करते थे, हमारी संख्या लाखों में थी। आज हर एक कोई हमारा परिचय देता है, हमारा विरोधी भी परिचय देता है, तो वो कहता है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, 18 करोड़ के सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और राजस्थान भी कम नहीं है, 44 आपके जिले हैं। आज 44 जिले स्थान से सब लोग देख रहे हैं और उसमें आपने यहां पर जो कार्यालय बनाने की जो आपने योजना बनाई है, 13 कार्यालय बनकर के तैयार हो गए हैं, 9 पर काम चल रहा है और 7 के लिए जमीन खरीदी जा रही है और 4 पर कुछ विषय हैं जिसको सुलटा करके आपके पूरे के पूरे 33 जगहों पर कार्यालय बन जाएंगे 33 जिलों में। इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं आपको कि आप इस काम को कर रहे हैं। मित्रों, मुझे यह भी खुशी है कि राजस्थान की सदस्य संख्या 69 लाख यानी वैसे 70 लाख के आसपास है और उसी तरीके से एक्टिव मेंबर जो है वो 80,000 से ऊपर है। आप सोचिए, कभी भैरव सिंह शेखावत जी जब पार्टी का काम करते थे, एक समय ऐसी स्थिति आई कि 16 जनसंघ के एमएलए थे और 16 में से सब छोड़ करके चले गए, एक ही रह गए अकेले भैरव सिंह जी और उनके साथ एक और शायद रह गए थे, 2 रह गए थे। कहां कितने उतार चढ़ाव देखे। और मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं, देखो सुख के दिन का अनुभूति करनी है तो दुख को याद रखो, उजाले का अगर अनुभव करना है तो अंधकार की पीड़ा को समझते रहो, तभी तुम उजाले की कीमत समझोगे। आज जहां पार्टी हमारी खड़ी है, इसका आनंद लेना हो तो उनकी तपस्या को याद करो जिन्होंने अपने आप को सर्वस्व खपा दिया और उनकी तपस्या के कारण
और उनको क्या कहते थे हमारे लोग, हम बहुत खुशनसीब हैं, हमारी जमानत जब बच गई। यानी चुनाव हारने के लिए लड़ते थे, लेकिन लड़ते थे और खुश होकर के कार्यालय आते थे, हमारी जमानत बच गई, हमारी जमानत बच गई। यही हमारे लिए सर्टिफिकेट होता था। लेकिन मन में एक तमन्ना थी कि विचार के लिए लड़ेंगे और विचार के लिए खपा देंगे। आज उनकी तपस्या के कारण हम आज यशस्वी हुए हैं, ये भी हमको याद रखना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में मोदी 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी 20 साल का अनुभव जब तक इससे पहले कि 30 साल का अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। शाह ने आगे कहा कि मोदी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक गरीबी के आंगन से उठकर पीएम बनने तक का सफर है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अंतरिक्ष की नीति बनाकर विश्व में एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खोला है। क्या कुछ खास कहा अमित शाह ने, सुनिए। आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मोदी एट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी, आज मोदी जी के साथ जिन्होंने सालों तक काम किया है, ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया जी के हाथों से इसका लोकार्पण होने वाला है। मैंने पुस्तक को बारीकी से देखा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग भारत के सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास में विश्वास करते हैं, जो लोग एक संपूर्ण व्यक्तित्व किस तरह से निर्मित हो इसके रास्ते पर विश्वास करते हैं, ये सभी लोगों के लिए, विशेषकर समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए ये पुस्तक एक गीता बनकर आने वाले दिनों में उभरने वाला है। मैं आज इस पुस्तक के अंदर जो अलग अलग चैप्टर लिखे गए हैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, परंतु पुस्तक जिन पर है इनके बारे में बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार का ऑडियंस मेरे सामने है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जाना है, देखा है, मोदी जी की सफलताओं को देखा है, मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है इसको सभी ने देखा है। परंतु मैं राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी के नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जाना चाहिए। मोदी जी के 20 साल का अनुभव, मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। अगर इसको समझना है तो आगे के 30 साल में जरूर जाना। मोदी जी के आगे के 30 साल 3 दशक संगठन के अंदर गुजरे। संगठन के कार्यकर्ता के नाते छोटे से छोटे गांव में कभी एसटी बस पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहसिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। और जो हम सब लोगों के लिए कुट प्रश्न है कि समस्याओं को समझने का इतनी बड़ी शक्ति मोदी जी में कहां से आती है। नीति निर्धारण करते वक्त छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए नीति हो,
ये आग्रह कहां से आता है और नीति सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, ये कुनेह कहां से आती है, उसका जवाब वो 30 साल के अंदर है। पहला हिस्सा उनका जीवन का परिश्रम, संवेदना, संवेदनाओं के साथ समस्याओं को समझना, समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढना। ये प्रक्रिया 30 साल चलती है, तब जाकर एक नरेंद्र मोदी सफल मुख्यमंत्री बनता है। लोगों की गरीबी, लोगों की समस्याएं, समाज के अंदर फैली अव्यवस्थाएं, लोकतंत्र के प्रति लोगों का उठता विश्वास, ये देखकर अगर दिल में टीस खड़ी नहीं होती है, एक दर्द खड़ा नहीं होता है, तो दर्द जब तक खड़ा नहीं होता है कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन पाता है। ये संवेदनशील स्वभाव उनका जो है, इसी में से एक टीस की निर्मित, दर्द की निर्मित होती है और उसी में से सभी समस्याओं का समाधान निकला है। भारत के जनमानस को समझना, भारत की समस्याओं को समझना, भारत के समाज की सांस्कृतिक विविधताओं को समझना और समझते समझते भारत की संस्कृति पर अमाप गौरव का दिल में अकल्पनीय स्थान पैदा करना और समस्याओं के समाधान की दिशा में सोचना, इन्होंने एक प्रक्रिया ने ही मोदी जी को आज इस स्थान पर बिठाया है। 20 साल से मोदी जी ने कई उपलब्धियां हासिल की है। ढेर सारे लोगों ने इनका एनालिसिस भी किया है। खास कर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नेंस के लिए मोदी जी ने जो उपलब्धियां हासिल की है, इसका मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से किया है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन आप कर रहे हो जिसको मुख्यमंत्री बनने से पहले पंचायत चलाने का भी अनुभव नहीं था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे, पंचायत के सदस्य भी नहीं थे, और ऐसे व्यक्ति को अचानक भूकंप से पीड़ित एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उस वक्त बार बार चुनकर आना और इतना यशस्वी तरीके से गवर्नेंस करना, ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि। में ये बात इसलिए कहता हूं कि मूल्यांकन के पैरामीटर्स तय होने चाहिए। गुजरात के अंदर सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शीय विकास हुआ, वो मोदी जी का व्यक्तित्व का परिचय कराता है। गरीबी से गुजरे हुए बचपन के कारण गरीब आदमी की कठिनाइयों और उसकी दिक्कतों से मोदी जी भली भांति परिचित थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद संवेदनशील तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए योजनाएं कैसे बन सकती है और योजनाओं को बनाकर अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण लोगों के सामने दिया है। मित्रों, योजनाओं के बारे में मैं जरूर थोड़ी बात करना चाहूंगा। मोदी जी की योजनाओं का अनेक प्रकार का विश्लेषण हो सकता है, मगर उन्होंने योजनाओं को लोकाभिमुख बनाया है। गुजरात के कृषि महोत्सव के मॉडल का जो स्टडी करेगा उसको मालूम पड़ेगा कि परिवर्तन किस प्रकार से आता है। गुजरात के कृषि महोत्सव की परंपरा ने सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र को जवाबदेह, लोकतंत्र में एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाया जा सकता है। हर गांव में कृषि महोत्सव का रथ पहुंचता था और जो सरकारी मदद लेने के लिए किसानों को तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर बार बार जाना पड़ता था, वो सरकारी मदद उन्हीं के गांव के अंदर पहुंचाने की शुरुआत एक कृषि महोत्सव ने की। तो उन्होंने योजनाओं को लोकाभिमुख बनाया। मोदी जी ने योजनाओं के साइज और स्केल दोनों को बदलने का काम किया और योजनाओं को संपूर्ण समस्या के उन्मूलन की दिशा में प्रेरित किया। जैसे पहले योजनाएं बनती थी, इस बजट में इतने गांवों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे,
इस बजट में इतने घरों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, इस बजट में इतने शौचालय बनाएंगे, इस बजट में इतने लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देंगे। मोदी जी की योजनाओं का अगर आप स्टडी करेंगे तो अब संख्या नहीं होती है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में विधानसभा परिसर के गेट व दीवारों पर खालिस्तान के झंडे लगाने के मामले में राजनीति गरमाई हुई है। तो वहीं अब हिमाचल पुलिस की एसआईटी ने पंजाब के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले से जुड़े अन्य को भी अभी पंजाब में ही तलाश किया जा रहा है। जैसे ही दूसरे आरोपी को पता चला कि उसका एक साथी गिरफ्तार हो चुका है, तो वह वहां से आगे पीछे चला गया है, जिसकी तलाश हिमाचल प्रदेश पुलिस की विशेष टीम कर रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने पंजाब से एक गिरफ्तारी की है। इस मामले की जांच करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। विशेष जांच टीम ने पंजाब में कई छापे मारे, जहां रोपड़ जिले के मोरिंडा से हरबीर सिंह नाम का एक युवक गिरफ्तार हुआ है। तो वहीं पुलिस एक दूसरे युवक को पकड़ने के लिए चमकौर साहिब में उसके घर पहुंची, लेकिन वो वहां से फरार होने में सफल रहा। तो वहीं हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी भी दी। हिमाचल के सीएम ने पहले भी साफ किया था कि आरोपियों को पकड़ने में हर संभव प्रयास किए जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। मैं पुलिस विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि 3 दिन के अंदर ही जो गिरफ्तारी उस सिलसिले में होनी चाहिए थी, जिनमें खालिस्तान के झंडे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर धर्मशाला बाहर गेट के पास लगाए थे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक और आदमी उसमें शामिल था, अभी तक तो उसकी भी कोशिश की जा रही है, उसकी गिरफ्तारी की भी। गिरफ्तारी के बाद जो चीज़ें निकलेंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी साजिश है कुल मिलाकर के, और इसलिए डिटेल में बातचीत कहने की सर, लगता है कि हिमाचल का जो माहौल है वो खराब करने की कोशिश की जा निश्चित रही रूप से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। और ये जो पिछले कुछ अरसे से एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है हमारी एडजॉइनिंग स्टेट में, और उस स्टेट के सारे परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य के कारण जो है कुछ लोगों को हौसला मिल रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। भीषण चक्रवात असानी ने हड़कंप की स्थिति पैदा कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार भीषण चक्रवात असानी बुधवार को एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होते हुए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया है। इस दौरान क्षेत्र में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। विभाग के मुताबिक चक्रवात असानी के गुरुवार तक और कमजोर पड़ने और एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार असानी के अगले कुछ घंटों में उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। बुधवार को दोपहर से शाम के बीच इसके एक बार फिर जोर पकड़ने और नरसापुर, यानम, काकीनाडा, तूनी और विशाखापट्टनम तटों के साथ उत्तर पूर्व की ओर धीरे धीरे बढ़ने और रात में उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों से पश्चिम मध्य बंगाल के खाड़ी में समा जाने की संभावना है। देश में कोरोना का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए पिछले 24 घंटों की, तो भारत में कुल 2897 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं महामारी की वजह से 54 और लोगों की जान चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए नए आंकड़ों के अनुसार देश में फिलहाल 19,494 एक्टिव केस हैं और पॉजिटिविटी रेट 0.61% है। बीते मंगलवार को 2,288 मामले सामने आए थे। तो वहीं 10 संक्रमितों की मौत भी हुई थी, जबकि 3,044 लोग ठीक हुए थे। तो वहीं सोमवार को 3,207 नए मामले दर्ज किए गए थे और 29 लोगों की जान भी चली गई थी। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 19,494 हो गई है और जबकि कुल मौतों का आंकड़ा 5,24,157 तक पहुंच गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी कि 12 मई को गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 4 सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डालेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को सुबह 10:30 बजे गुजरात के भरूच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्कर्ष समारोह को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम जिले में राज्य सरकार के 4 प्रमुख योजनाओं के
100% कवरेज के उत्सव को चिन्हित करेगा, जो जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। पीएम कार्यालय के हवाले से जानकारी सामने आई है कि भरूच के जिला प्रशासन ने इस वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक उत्कर्ष पहल अभियान चलाया था। इसका उद्देश्य विधवाओं, बुजुर्गों और निराश्रित नागरिकों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना है। 4 योजनाओं में कुल 12,854 लाभार्थियों की पहचान की गई थी। इसमें गंगा स्वरूपा वित्तीय सहायता योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्ध निराश्रितों के लिए पेंशन योजना और राष्ट्रीय कुटुंब सहायता योजना शामिल है।